गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्लास पे क्लास। आज मैं आपको गुप्त काल के बारे में बताऊंगा। जो चीज़ें पहले छूट गई थी उसी के आगे से मैं आपको आज बताऊंगा। तो पहले हमने समुद्रगुप्त तक बात कर ली थी। समुद्रगुप्त के बारे में कुछ बताना बाकी रह गया है, तो चलिए समुद्रगुप्त के बारे में स्टार्ट करते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में कुछ हम बता चुके हैं आपको समुद्रगुप्त के बारे में, आज फिर से समुद्रगुप्त के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। समुद्रगुप्त क्या थे? गुप्त काल के राजा थे। तो गुप्त और समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन। और ये भारत का नेपोलियन कहाँ पे कहा गया इनको? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में। इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में सर्वप्रथम यह पता चलता है कि इन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किस अभिलेख में पता चलता है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में इन्हें भारत का नेपोलियन कहा गया है। कौन सा अभिलेख में? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में क्या कहा गया इनको? भारत का नेपोलियन। और इन्हें इनकी एक उपाधि थी। इनकी उपाधि क्या थी? लिच्छवी द्रोहित। लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी द्रोहित किसकी उपाधि थी? समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त की उपाधि क्या थी? लिच्छवी दौहित। और चंद्रगुप्त से रिलेटेड कौन सा अभिलेख है? इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख। और समुद्रगुप्त ने एक हरिसेन थे। हरिसेन कौन थे? हरिसेन कवि थे। इनको संरक्षण दिया था। हरिसेन को क्या दिया था? संरक्षण दिया था। और हरिसेन क्या थे? कवि। अपने राजधानी दरबार में संरक्षण दिया था। और ये क्या थे? कवि थे। चलिए, ये बात हो गई समुद्रगुप्त की। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे? समुद्रगुप्त के पुत्र थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ये कौन थे? ये समुद्रगुप्त के पुत्र थे। इन्होंने क्या किया था? इनके दरबार में नवरत्न थे। इन्हीं दरबार में नवरत्न। इनके दरबार में कितने थे? 9 रत्न इन्हीं के दरबार में हुए हैं। 9 रत्न हुए हैं। इन्हीं दरबार में 9 रत्न हुए हैं। वो 9 रत्न कौन कौन से थे? पहले थे अमर सिंह, दूसरे थे हरिसेन। हरिसेन के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि हरिसेन कौन थे? समुद्रगुप्त के कवि थे। राज दरबार में क्या थे? समुद्रगुप्त के राज दरबार में कवि थे, जो कि आगे चल के चंद्रगुप्त द्वितीय के भी राज दरबार में कवि के रूप में हुए। और नवरत्नों में से एक थे। पहला नवरत्न कौन था? पहला नवरत्न इनका हरिसेन हुआ। दूसरे थे इनके अमर सिंह। ये भी क्या थे? एक कवि थे। अमर सिंह भी क्या थे? कवि थे। तीसरे कौन हुए? तीसरे हुए इनके वारामिहिर। वारामिहिर कौन थे? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। ये क्या थे? ज्योतिष शास्त्र से संबंधित थे। ये ज्योतिष शास्त्र थे। और कालिदास भी इन्हीं के दरबार में हुए। कालिदास कौन थे? कालिदास भी एक कवि थे। तो कालिदास भी किनके काल में हुए? कालिदास भी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में हुए। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय काल में उसके बाद धंतवरी भी किनके काल में थे? धंतवरी भी किसके काल में थे? ना, ये चंद्रगुप्त द्वितीय काल में धंतवरी भी थे। और कौन हुए? वारुची किससे संबंधित थे? ये व्याकरण संबंधित थे, वारुची। और कौन था एक? वारुची। ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। क्या थे? ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। उसके बाद कौन हुए? धंतवरी क्या थे? धंतवरी चिकित्सक थे। धंतवरी चिकित्सक थे। उसके बाद कौन हुए? उसके बाद आता है नंबर शंकु का। शंकु किससे संबंधित है? शंकु थे
शंख संबंधित है वास्तुकला से। शंख किससे संबंधित है? वास्तुकला से। शंख किससे संबंधित है? वास्तुकला से। और इनके 90 नवरत्न कौन थे 90 नंबर के? वैताल भट्ट। वैताल भट्ट। वैताल भट्ट कौन थे? वैताल भट्ट मंत्र शास्त्र से रिलेटेड है, यानी कि ये जादू टोना ये सब की जानकारी रखते थे। ये किससे संबंधित है? मंत्र शास्त्र से। ये जादू टोना आदि की सबकी जानकारी रखते थे। आपने कहानियाँ भी सुनी होंगी वैताल भट्ट की, तो ये इनके 9 रत्नों में से थे, ना कि कोई भूत ऊत थे कि जैसे कि नाटकों में दिखाया गया कि भूत के रूप में, कोई ये भूत नहीं थे। ये वैताल भट्ट 9 रत्नों में से एक थे चंद्रगुप्त के। तो चलिए चंद्रगुप्त के बारे में और जानते हैं। चंद्रगुप्त ने रजत सिक्कों की शुरुआत की थी। सर्वप्रथम रजत मुद्राओं की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त ने सबसे पहले क्या किया था? चंद्रगुप्त ने सबसे पहले रजत सिक्के चलवाए थे। रजत सिक्के सबसे पहले किसने चलवाए थे? रजत सिक्के चंद्रगुप्त ने ही चलवाए थे। सर्वप्रथम इन्होंने चलवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने सर्वप्रथम रजत सिक्के चलवाए थे। उसके बाद ये तो बात हो गई चंद्रगुप्त की, और चंद्रगुप्त के बारे में इतना सब और कुछ ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त कौन थे? कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। कुमारगुप्त के कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। और चंद्रगुप्त की एक उपाधि और थी, इसी समय इसको भी जान लीजिए। चंद्रगुप्त की एक उपाधि क्या थी? चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को और क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य। चलिए ये बात हो गई चंद्रगुप्त की। अब बात करते हैं कुमारगुप्त की। बात करते हैं कुमारगुप्त की। कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। इनकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। इनकी उपाधि क्या थी? महेंद्रादित्य। इनकी उपाधि महेंद्रादित्य थी। और इन्हीं के समय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। इनके समय क्या हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के समय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना क्या हुई थी? इन्हीं के समय में हुई थी। इसके बाद इन्हीं के समय में सबसे ज़्यादा अभिलेख भी प्राप्त हुए थे। गुप्त काल के सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके काल में प्राप्त हुए? कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। कितने थे? 18 अभिलेख। 18 अभिलेख किसके काल में प्राप्त हुए? कुमारगुप्त फर्स्ट के काल में। चलिए तो कुमारगुप्त की बात हो गई। अब बात करते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त कौन थे? स्कंदगुप्त कुमारगुप्त फर्स्ट के पुत्र थे, और इन्हीं के समय स्कंदगुप्त के समय ही हूणों का आक्रमण हुआ था। अब बात कर लेते हैं स्कंदगुप्त की। स्कंदगुप्त कौन थे? स्कंदगुप्त थे कुमारगुप्त फर्स्ट के पुत्र, और इन्हीं के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। हूणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? स्कंदगुप्त के समय में हूणों का आक्रमण हुआ था। उसके बाद हूणों का आक्रमण हुआ था। इनकी उपाधि क्या थी? इनको शक्रादित्य कहा जाता है। शक्रादित्य इनकी उपाधि, शक्रादित्य। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी? शक्रादित्य। चलिए वो बात हो गई स्कंदगुप्त की। अब स्कंदगुप्त के आगे कई इनके वंशज हुए, जैसे पुरुगुप्त हुए, फिर हुए कुमारगुप्त द्वितीय, फिर हुए बुद्धगुप्त हुए। बुद्धगुप्त के बाद हुए भानुगुप्त। भानुगुप्त काल में, भानुगुप्त के बारे में ध्यान देने वाली बात है, भानुगुप्त के काल में ही पहले सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। पहले सती प्रथा का साक्ष्य किसमें मिलता है? भानुगुप्त के काल में। भानुगुप्त काल में क्या हुआ था? भानुगुप्त काल में
पहला सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। सती प्रथा का साक्ष्य सबसे पहले किसमें मिला? भानुगुप्त के काल में। पहले सती प्रथा का साक्ष्य किसमें मिला? भानुगुप्त के काल में। और भानुगुप्त के काल में और कुछ इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हुए। अब आगे बात करते हैं गुप्त काल के प्रशासन की। गुप्त काल के प्रशासन की चलिए बात करते हैं। गुप्त काल में जो नगद कर था, गुप्त काल के प्रशासन की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ प्रशासन की बात कर लेते हैं गुप्त काल के। गुप्त काल में प्रशासन में हिरण, नगद कर को क्या कहते थे? नगद कर को कहते थे हिरण कर। जो नगद कर, जिसे आजकल कैश कहते हैं, तो नगद कर को क्या कहते थे? हिरण्य कर। क्या कहते थे? हिरण कर। हिरण कर किसको कहते थे? नगद कर को। नगद कर को क्या कहते थे? हिरण कर। उसके बाद गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। संस्कृत गुप्त काल की राजकीय भाषा थी। संस्कृत क्या थी? ये राजकीय भाषा थी गुप्त काल की। गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी? संस्कृत। जितना भी दरबारी भाषा समझ लीजिए या राजकीय भाषा समझ लीजिए, मतलब जितने लोग बोलते थे वहाँ पे सब संस्कृत ही बोलते थे। और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। स्वर्ण मुद्रा को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? दिनार। दिनार किसके लिए प्रयोग होता था? स्वर्ण मुद्रा के लिए। दिनार किसके लिए प्रयोग होता था? सब स्वर्ण मुद्रा के लिए। और हम आपको बता ही चुके हैं कि सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का साक्ष्य सर्वप्रथम कब प्राप्त हुआ था? गुप्त काल में। और कहाँ से प्राप्त हुआ था? एरण अभिलेख से। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? सती प्रथा से। एरण अभिलेख। एरण अभिलेख से क्या हुआ था? सती प्रथा का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था। सती प्रथा का साक्ष्य प्राप्त, सर्वप्रथम सती प्रथा का साक्ष्य किससे प्राप्त हुआ था? एरण अभिलेख से। और एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से। और दशमलव पद्धति का आविष्कार भी किस काल में हुआ था? सर्वप्रथम गुप्त काल में। गुप्त काल में ही दशमलव पद्धति का आविष्कार माना जाता है। दशमलव पद्धति का आविष्कार किस काल माना जाता है? गुप्त काल में। गुप्त काल में सर्वप्रथम दशमलव पद्धति का आविष्कार हुआ था। इसके बाद गुप्त काल में एक शल्य चिकित्सक थे। क्या थे वो? सुश्रुत। सुश्रुत कौन थे? शल्य चिकित्सक, जो कि गुप्त काल से ही रिलेटेड हैं। गुप्त काल में चिकित्सक थे सुश्रुत। सुश्रुत ये एक शल्य चिकित्सक थे। जिसे आजकल प्लास्टिक सर्जरी और सर्जन के रूप में जाना जाता है। वही गुप्त काल में सुश्रुत शल्य चिकित्सक का काम करते थे। प्राचीन काल में रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कौशय का। गुप्त काल में रेशम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? कौशय। कौशय किसके लिए प्रयोग किया जाता था? रेशम के लिए। रेशम के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? कौशय का। उसके बाद आता है कुछ लेखक भी हुए जिनके बारे में हम बात करेंगे आगे बात करेंगे। देखिए कौन कौन से लेखक हुए गुप्त काल में, कौन कौन से लेखक हुए, आगे बात करते हैं। गुप्त काल में हुए एक वत्स भट्टी। वत्स भट्टी ने क्या लिखा था? वत्स भट्टी ने क्या लिखा था? रावण वध। रावण वध किसने लिखा था? वत्स भट्टी ने। और किस काल के थे? गुप्त काल के थे। फिर एक भास हुए थे। भास ने कौन कौन से लिखी थी? भास ये लिख दे रहे हैं, एक कवि है और ये इनकी रचनाएं हैं। कवि और रचनाएं। गुप्त काल की कवि
और रचनाएं। भास ने क्या लिखी थी? चारु दत्त और उरुभंग। चारु दत्त और उरुभंग किस काल की हैं? इन्हीं काल की हैं। चारु दत्त और उरुभंग ये किस काल की हैं? ये गुप्त काल की हैं। चलिए, तो बात हो गई। और आगे बात करते हैं वारामिहिर। वारामिहिर ने कई कविताओं की रचना की थी। कौन कौन से? जैसे पंच सिद्धांत, बृहत संहिता, बृहत जातक और लघु जातक। ये सब की रचना किसने की थी? वारामिहिर ने। चलिए, वारामिहिर के बारे में बता देते हैं। वारामिहिर, इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? रचनाएं इनकी थी पंच सिद्धांत। क्या पंच सिद्धांत किसकी थी? वारामिहिर की पंच सिद्धांत। पंच सिद्धांत किसकी रचना थी? वारामिहिर की। इसके बाद बृहत संहिता। बृहत संहिता किसकी रचना थी? ये भी वारामिहिर की थी। वारामिहिर की और कौन सी रचनाएं थी? बृहत संहिता। उसके बाद और कौन सी रचनाएं थी? बृहत जातक। बृहत जातक किसकी रचना थी? वारामिहिर की। और लघु जातक भी किसकी रचना थी? वारामिहिर की। लघु जातक किसकी रचना थी? वारामिहिर की। तो वारामिहिर की कौन कौन सी रचनाएं थी? ये तो पंच सिद्धांत, बृहत जातक, लघु जातक और बृहत संहिता। चलिए, इसी समय में रोमन सिद्धांत नामक पुस्तक भी लिखी गई। सिद्धांत नामक पुस्तक कब लिखी गई? गुप्त काल में ही लिखी गई। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम इसके काल में और इसी गुप्त काल में क्या हुआ था? सुदर्शन झील टूट गई थी। जिसका क्या हुआ था? सुदर्शन झील जब टूटी थी तो स्कंदगुप्त के काल में ही इसका निर्माण करवाया गया था। स्कंदगुप्त के काल में किसका निर्माण करवाया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण स्कंदगुप्त के काल में करवाया गया था। और इसका उल्लेख किसमें मिलता है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। ये जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है समुद्रगुप्त से। और इसी समुद्रगुप्त ने क्या किया था? जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। इसी ने क्या करवाया था? इसी ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। और सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? एक नगर प्रशासक थे इसका, चक्रपालित। स्कंदगुप्त काल का क्या था? नगर प्रशासक था। कौन? चक्रपालित, जिसने क्या करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। चक्रपालित। चलिए, ये दोस्तों बात हो गई गुप्त काल की। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूँगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।